नमस्कार, सभी का स्वागत है डी कोड आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज है 12th ऑफ जनवरी। 1985 में भारत सरकार ने 12th ऑफ जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया था और ये 12th जनवरी 1985 से लेकर के आज तक अक्रॉस इंडिया नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये किसको याद करके सेलिब्रेट किया जाता है, किसके ऑनर पे ये सेलिब्रेट किया जाता है? अगर ये सवाल अभी भी आपके मन में है तो जवाब आज इसी साल जान लें ताकि आजीवन आपको ये चीज याद रहे, क्योंकि इट इज वर्थ रिमेंबरिंग द पर्सनालिटी जिसकी ऑनर में यह नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के इस नाम को उच्चारण किसी भी गलत तरीके से करना उचित नहीं है, खास करके जानबूझकर तो कतई नहीं। इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 1863 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जो कि उस समय बंगाल का पार्ट था, अभी वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो जब इनके बारे में कई सारी चीजें नॉर्मली हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, चाहे वो विकिपीडिया हो या बहुत सारे न्यूज एडिटोरियल्स हो, उसमें एक बात काफी कॉमन है कि वो बचपन से ही स्पिरिचुअल इंसान थे, स्पिरिचुअलिटी के प्रति उनकी रुचि थी, वो सत्य की खोज में थे, वेदांता और योगा जैसे चीजों को उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने इंडिया में जो भी सिचुएशन उस समय 1863 के समय थी, यानी कि हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, तो उन चीजों को देखकर उनके दिमाग में जो जो सवालात आए और जिनके जवाब ढूंढने के लिए ही वेंट इन सर्च ऑफ अ गुरु, और फिर उन्हें रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई। ये सारी चीजें और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो रामकृष्ण जी और इनके बीच की हैं। इन सब स्टोरीज के बारे में हम यहाँ पे आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें सबको पता है, और अगर नहीं है तो ये आप पता कर लें, अपने लिए पता कर लें, अपने आने वाले जनरेशंस के लिए पता कर लें। हम जो बात करेंगे वो ये है कि किस तरीके से ये सब सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों, 19th सेंचुरी में, यानी कि 1801 से लेकर के 1899 तक जो 19th सेंचुरी थी, इस 19th सेंचुरी में 1817-18 के बाद से भारत के कल्चरल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे अंग्रेजों ने धावा बोला। अंग्रेज 1815, 16, 17 तक सिर्फ एक कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए इंडिया में थे, और बाय दैट टाइम बंगाल को कैप्चर कर लिया था और तमाम अलग अलग प्रेसिडेंसीज को उन्होंने ले लिया था, लेकिन अभी तक उन्होंने भारत के सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पर इंटरफेयर नहीं किए थे। 1815 से 17 के बाद जब उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू करा, तब हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी, आज की तारीख की क्रिश्चियनिटी नहीं, उस समय जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, और किस तरीके से उन्होंने हिंदुइज्म को या हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया था। और सच पूछे तो बीइंग अ हिंदू बहुत वाजिब रीजंस के बेसिस पे क्रिटिसाइज किया था, और फिर अपना धर्म को जो है प्रमोट किया था। इस चक्कर में क्या हुआ कि हम लोगों को, इंडियंस को, या उन तमाम हिंदुओं को ये मौका मिला एक इंट्रोस्पेक्शन करने का कि यार सही में बहुत सारी गलतियां तो हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें सुधार चाहिए। जैसे आज हमारे फोन की एप्लीकेशन खराब हो जाती है या कमजोर पड़ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको अपडेट करते हैं। यही चीज उस समय करी गई, वहां पे रिलीजन को अपडेट कराया गया, उस समय रिलीजन को रिफॉर्म किया गया। और इस हिंदुइज्म में जब रिलीजन को रिफॉर्म किया गया तो कई सारे नाम सामने आते हैं, जैसे दयानंद सरस्वती, जैसे ज्योतिबा फूले, जैसे विवेकानंद जी, और इन सबसे आगे जो सबसे पहली बार भारत में हिंदुइज्म को रिफॉर्म की बात करी गई थी, जिन्होंने करी थी, उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। क्या क्या तकलीफें थी, क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या चैलेंजेस थे भारत में उस समय हिंदुइज्म के रिलीजन के अंदर, ये हम सबको पता है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी भी हैं, अलग मैनिफेस्टेशंस हैं बस उसके। तो जब विवेकानंद जी यहां पे आए तो विवेकानंद जी भी अपना योगदान दिए। विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम से रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन, उसकी ईंट रखी, उसकी नींव रखी, और फिर आगे चल करके रामकृष्ण मिशन स्कूल बना बहुत सारे जगह पे। तो इससे साबित होता है कि किस तरीके से यहां पे उस समय हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की बात करी जा रही थी। और सबसे बेहतरीन बात इसमें यह है कि एक्सेप्टिंग द फ्लॉज विद इन अस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर रिफॉर्म। हम लोग अगर सुधार चाहते हैं, अगर हम लोग जिंदगी में सुधार चाहते हैं, तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। डिनायल मोड में उन्नति नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं स्वामी जी के लिए आज के तारीख में क्या हमें सीखना चाहिए। देखिए, वैसे तो स्वामी जी के बारे में सब कुछ सीखना चाहिए, लेकिन हम लोगों की औकात नहीं है उनको सीखने का। हम लोग चाहे तो उनके नाम पे एक वीडियो बना करके उसको प्रमोट करके कुछ चैनल का प्रमोशन कर सकते हैं, ये हमारी औकात है।
या आज देश की औकात है कि कुछ भी हम डाल देते हैं ताकि जो है हम कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कौन क्या कर रहा है, हमें जानने की जरूरत है कि हमें आज विवेकानंद जी के किन प्रिंसिपल्स को मानना चाहिए जिससे हम लोग आज हमारे जीवन में कुछ सुधार ला सकें। तो विवेकानंद जी के बारे में मैं 3 चीजों पे बात करूंगा। सबसे पहली बात जो सबसे चर्चा में है अभी, वो है विवेकानंद जी और उनकी आइडियोलॉजी क्या थी विद रिस्पेक्ट टू नेशनलिज्म। ये जो भारत माता की जय करने वाले लोग हैं, जरा उनसे पूछें आप कि नेशनलिज्म क्या होता है, और फिर हम मैच कराएंगे कि क्या उनकी बातों में दम है या विवेकानंद जो कह गए उनमें कोई भी कॉन्ग्रुइटी है। अगर दोनों ऑपोजिट्स हैं तो वाजिब बात है कि हमें विवेकानंद जी को मानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी विजडम, उनकी थॉट, उनका बुद्धि इन सब से बहुत ज्यादा है। तो जिसके पास कुछ नहीं है करने को, वो तो कम से कम भारत माता की जय बोल के अपने लिए कुछ एक इनकम का जरिया ना ढूंढे। दूसरी बात करेंगे हम लोग उनकी, विवेकानंद जी की सोच क्या थी विद रिस्पेक्ट टू जमहूरियत, विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी। आज की तरह डेमोक्रेसी नहीं कि अगर हम किसी को बोलने का मौका देते हैं तो फिर हम उसके लिए क्लेम भी करते हैं कि देखो हम तुम्हें बोलने का मौका दे रहे हैं। ऐसा वाला डेमोक्रेसी नहीं, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन वाला डेमोक्रेसी नहीं जिसमें आपको 10 रुपए लगाने पड़ते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। और तीसरी बात करेंगे कि विवेकानंद जी का आइडिया क्या है विद रिस्पेक्ट टू सोशल चेंज। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल। दोस्तों, नेशनलिज्म के बारे में विवेकानंद जी ने सिर्फ 4 बातें कही हैं, सिर्फ 4। और उन 4 बातों को अगर हमने अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपनी रगों में दौड़ा दिया, उतार लिया, तो हो सकता है कि कल को हम भारत की एक अच्छी और नई तस्वीर देखें। मेरी YouTube पे बहुत ज्यादा रीच तो नहीं है, तो हो सकता है कि मेरी बातों को कम लोगों तक पहुंचा सकूं, लेकिन आप लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम वो लोग इस चीज को और आगे फैलाएं, स्प्रेड करें। क्योंकि ना सिर्फ मैं इस चैनल के जरिए इसका कैपिटलाइज कर रहा हूं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि जो हमारा देश की स्थिति है, उस स्थिति में थोड़ा सा भी अगर योगदान करने का मौका मिले उसको सुधारने में, तो मैं समझूंगा इस चैनल की कुछ यूटिलिटी हुई। तो सबसे पहली जो पिलर्स हैं, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है विद रिस्पेक्ट टू नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी वाज द नेसेसिटी टू रिमूव द कास्ट डिफरेंसेस। जात, तुम्हारा जात क्या है, तुम कौन से जाति से बिलोंग करते हो, क्या आज भी ये रिलेवेंट क्वेश्चन है? क्या ये आज भी इंपॉर्टेंट है? क्या इससे सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स हम एक दूसरे में दाग नहीं देते हैं? क्या ये किसी बारूद से कम है? आज के तारीख में ये नेसेसिटी है, इट इज एन इम्पेरेटिव टू रिमूव ऑल सॉर्ट्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तभी हमारा देश में एक नेशनल यूनिटी, एक इंटीग्रिटी, एक ब्रदरहुड को हम जन्म दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते हैं। हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। तभी 18th और 19th सेंचुरी में सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे थे। अरे हम विदेशियों से कैसे लड़ेंगे जब हम खुद ही बटे हुए हैं, जब हम खुद ही एक दूसरे का गला काट रहे हैं, जब हम खुद ही एक दूसरे को झेल नहीं सकते हैं, हम क्या लड़ेंगे विदेशों से? और यही एक वजह है जिसकी वजह से 18th और 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत आन पड़ी थी। इसके बाद कांग्रेस बनेगा, इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल होगा। अरे बाद में, पहले हम अपने आप को समेट तो लें, पहले हम लोग एकजुट तो हो जाएं। जो दूसरा पिलर है वो कहता है कि यूनिटी एंड वननेस। ये वननेस क्या है? वननेस जो है वो है उस यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, वो एक, वो कॉमन थ्रेड की बात कर रहे हैं, वो कॉमन स्पिरिट की बात कर रहे हैं। हम भारतीय हैं, सामने वाले की तकलीफ देख के हमें तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। आज अगर उसको तकलीफ होगा, हो सकता है कि मैं डायरेक्टली अफेक्टेड ना हूं, लेकिन आज नहीं तो कल मैं हूंगा अफेक्टेड। हम लोग एक ऐसे ऑर्गेनिक सोसाइटी में रहते हैं जहां एक की दिक्कत दूसरे का दिक्कत बन जाएगा, आज नहीं तो कल। यह बात हमें समझनी पड़ेगी। दबाने से, दूसरे को नीचा दिखाने से आप खुद को नहीं उठाते हो, आप सिर्फ अपना परिचय देते हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अफगानिस्तान में फला चीज हो रही है या ईरान में फला चीज हो रही है, हमारे देश में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, लिखते हैं ना मेंस का क्वेश्चंस। तो यहां पे क्या हो जाता है, हमारे पड़ोसियों का दिक्कत भी तो हमारा दिक्कत बन जाएगा, आज नहीं तो कल। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो ये स्पिरिट, जो कॉमन स्पिरिट है, कॉमन वननेस की बात कर रहा हूं, इस चीज को इनकलकेट करने की जरूरत है, उस यूनिटी को प्राप्त करने की जरूरत है जो सिर्फ हमारे प्रियम्बल में सीमित ना रहे, वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में दिखे। तभी एक दूसरे के साथ जी सकते हैं, एक दूसरे के लिए जी सकते हैं, तभी हमारा देश और समृद्ध हो सकता है। ये सारी बातें हमारे नेता लोगों को कहनी चाहिए, वो कहते हैं लेकिन करते नहीं है। और हम लोग बेवकूफों की तरह जो है उसकी बातों पे हां या ना में हामी भरते हैं। सिर्फ
कुछ फुटेज खाने के लिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कुछ तो मिले। बेकार है, नेतागिरी करते हैं, झंडा उठा लेते हैं, 200, 500, 10,000 मिल जाए, महीना निकल जाए। कोई आइडियोलॉजी के बेसिस पे कोई काम नहीं कर रहा है। कौन सा ऐसा आदमी है बताइए तो आज की तारीख में जो समाज सेवा कर रहा है और खुद अमीर बनता जा रहा है? ये कौन सी समाज सेवा होती है जिसमें आदमी जो समाज सेवा कर रहा है वो अमीर बनता जा रहा है? हमारे बंगाल में ऐसे बहुत सारे समाज सेवक हैं जो इतने समाज सेवा कर रहे हैं कि वो अमीर बनते जा रहे हैं। 3.5-4 करोड़ की गाड़ी लेके घूमते हैं, लेकिन वो समाज सेवा कर रहे हैं। भाई ये कौन सी समाज सेवा है? इसमें तो मैं खुद करना चाहूंगा। नहीं, आप लोग नहीं करना चाहेंगे समाज सेवा जब आपको समाज सेवा करने में करोड़ों मिलते हैं। तीसरी चीज, नेशनल स्पिरिट, जो चीज हम बात कर रहे थे, जिस कॉमन स्पिरिट, इसको इनकलकेट कैसे करेंगे, इसको ग्रोथ कैसे करेंगे, इसको लोगों के अंदर घुसाएंगे कैसे? 2 तरीके हैं। सबसे पहला, सोशल सर्विसेज। ये वो समाज सेवा है जिसमें पैसे आएंगे नहीं, पैसे जाएंगे। और दूसरी है नेशनल अवेकनिंग, लोगों को जगाना पड़ेगा। हम लोग सो बहुत लिए भाई, बहुत सो लिए, 70-72 साल से सो रहे हैं। अगर सामने से किसी के ऊपर कुछ अत्याचार होता है, मुंह खोल के बोलो। तुम बोलोगे, तुम्हारे साथ 10 लोग और बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, कम से कम तुम रात में ठीक से सोओगे कि हाँ हमने बोला। हो सकता है इसके प्राइस चुकानी पड़े। हमने अपने पास्ट में, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे विसल ब्लोअर्स को मौत के घाट उतरते हुए भी देखा है, लेकिन ये हमारी कलेक्टिव फेलियर है। जिसने मारा उसकी नहीं है, अरे वो तो मारने के लिए आया है, लेकिन ये हमारी कलेक्टिव फेलियर है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। हम क्या रख के जाएंगे अपने सोसाइटी के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक ऐसी सोसाइटी, ये हमें तय करना है। दूसरा चीज है सोशल सर्विसेज। यार 2 मदद कर दो। आज हम दूसरे की मदद कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली में हम खुद अपनी मदद कर रहे हैं। ये बात इस भावना से अगर हम करते हैं, यकीन मानिए देश बदल जाएगा, यकीन मानिए। और ये अगर हम लोगों ने सिर्फ सप्ताह में 2 दिन किया और 130 करोड़ लोगों ने सप्ताह में 2 दिन किसी की मदद करी, देखना आधे लोगों की समस्या तकलीफ कम हो जाएगी। इतना ही सिंपल है। और जो चौथी बात है वो है टीचिंग्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। किसी एक रिलीजन की टीचिंग्स को नहीं पढ़ना है। भारत में क्या, पूरे दुनिया में ऐसा कोई एक रिलीजन आप मुझे बताइए जो किसी को मारना और काटना सिखाता हो? कोई ऐसा रिलीजन नहीं हो सकता है जो एक दूसरे को मारना काटना सिखाए। ये हमारे मैनिफेस्टेशंस हैं, ये हमारे खुद के स्वार्थ हैं। टेररिज्म क्या है? इट्स एन आर्म्स बिजनेस, डर का बिजनेस। कोई रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे सारे बच्चों को, हमारे सारे यूथ को हर एक वो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़नी चाहिए। जैसे मैंने गीता अगर पढ़ी है तो मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ा है। आप सबको पढ़ना चाहिए। समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कह रहा है, कौन सा धर्म क्या। अरे सब धर्म एक ही चीज कह रहे हैं, और इन्हीं सब धर्मों में एक चीज है इंसानियत, जो सब धर्म सिखाती है। और यही चीज हमें चाहिए, यही चीज इंडिया को बांध कर रख सकती है। एक ऐसा धर्म जो बाकी सब किताबों से परे है। तो ये उनकी 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स या कंपोनेंट्स कह लीजिए, जो कि उनके हिसाब से नेशनलिज्म में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उनकी जो सोच है विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी, उनकी जो सोच है विद रिस्पेक्ट टू जमहूरियत। मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। वो पॉइंट्स आपको अभी ये स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। He was an advocate, a great advocate of democracy, and he wanted to awaken the youth to establish a free and democratic government in India. यूथ के ऊपर फोकस इनका हमेशा से रहा है। ये वही यूथ है भाई जो आने वाले समय पे देश को गठन करने में काम आएगी। यूथ क्या है? आज हम कहते हैं ना कि हमारे देश में आज यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ये ह्यूमन रिसोर्स है। ये रिसोर्स को रिसोर्स बने रहने के लिए इन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इनको गुंडई में काम में लगाना, इनको राजनेता में, नेता के इर्द गिर्द से झंडा लेकर के घूमने में और इन सब चीजों में लगाकर हम इस रिसोर्स को लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। आपको चाहिए आपके आगे पीछे लोग झंडा लेके, किसी एक का अगर कोई तकलीफ हो तो आप तक पहुंच भी ना सके। ये कौन सा एक तरफा रिलेशन है? ये कौन सा एक तरफा रिलेशन है? इस चीज को समझिए। दूसरा, everyone should have liberty. He wanted to democratize the Indian society by abolishing the caste privileges, by opposing the cunningness of the priests and the social tyranny जो उस समय हुआ करती थी। Equality of all men, he pleaded. He pleaded for the abolition of caste. He pleaded for the abolition of all sorts of class privileges. मंदिर तक जाने के लिए छोटी लाइन और बड़ी लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। शर्म नहीं आती है हम लोगों को। मंदिर में भी एक छोटी लाइन होती है और एक बड़ी लाइन होती है। जिसके पास पैसे हैं वो उनको चाहिए प्रोटेस्ट करे कि भाई हम क्यों करेंगे छोटी लाइन में, क्यों करेंगे? इतना धैर्य नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए। ये चीज को समझिए। नेक्स्ट,
वो कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही हेल्ड दैट देयर कुड नॉट बी द ग्रोथ इन सोसाइटी एज वेल एज एन इंडिविजुअल विदाउट लिबर्टी। लिबर्टी और डेवलपमेंट का एक अलग रिश्ता है। अगर लिबर्टी नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी, अगर लिबर्टी नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ये कौन सी लिबर्टी की बात कर रहा है? ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात कर रहा है। ये उस लिबर्टी की बात कर रहा है जिसके इस्तेमाल से किसी इंडिविजुअल का भला हो सकता है। तो पॉजिटिव लिबर्टी वो होती है जिसका उपयोग करके इंसान अपने पोटेंशियल्स का फुल इस्तेमाल कर सकता है बिना दूसरे का नुकसान करे। ठीक है, तो ये चीज हमें और समझनी चाहिए। आज खुल के बोलने का मन कर रहा है, जो भी अंदर है, जितना हो सके, जितना इस सभ्य समाज में प्रोटोकॉल्स को मानकर बोला जा सकता है। हमें रिलीजियस टॉलरेंस की जरूरत है, क्योंकि टॉलरेंस एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसके बेसिस पे हम दूसरे का क्रिटिसिज्म सुन सकते हैं, हम लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को प्रमोट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस बेसिक चीजों का ध्यान रखें। हमारे खिलाफ अगर कोई कुछ आवाज उठाता है, स्वागत है, लेकिन उसके पीछे एक तर्क दे, क्योंकि उस तर्क को देने के लिए उसे अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बेमतलब का झंडा उठा करके एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, इसको बंद करिए। अब इसको बंद करिए। बहुत सालों से मूर्ख बनते जा रहे हैं। कुछ मेहनत का काम करते हैं, कुछ अलग करते हैं। अब रही बात ईस्टर्न और वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जो नींव है, अकॉर्डिंग टू विवेकानंदा, वो कहता है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसका पूरा का पूरा फोकस जो रहता है ना, वो रहता है कि किस तरीके से हम एक सोसाइटी को, एक सोशल ऑर्डर को परफेक्ट करें। सोशल ऑर्डर को परफेक्ट करने के पीछे वेस्टर्न फिलोसोफर्स का दिमाग रहता है। एक ऐसी डेमोक्रेसी हो जिसमें सोशल ऑर्डर जो है परफेक्ट कंडीशन में आए। इन द कॉन्ट्ररी, जो कि भारत में होता है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, वो कहते हैं कि हमारा पूरा फोकस परफेक्शन पे तो होता है, लेकिन सोसाइटी के परफेक्शन पे नहीं, बल्कि इंडिविजुअल के परफेक्शन पे। एक इंडिविजुअल कितना परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी अल्टीमेटली हमारा ही चूज किया हुआ सरकार बनेगा, तो अल्टीमेट पावर हमारे साथ है। तो अगर हम खुश नहीं हैं, अगर हम परफेक्ट नहीं बनते जा रहे हैं, अगर हम और हमारा डिमोशन हो रहा है, हम इंसान से हैवान बनते जा रहे हैं, इसके एग्जांपल्स आपको हर दिन न्यूज़पेपर में मिलता है, तो फिर हमें कोई फायदा नहीं है इस डेमोक्रेसी का, कोई फायदा नहीं है। विवेकानंद जी कहते हैं कि भैया नास्तिक बनो, नास्तिक बनो, वो अच्छा है, कम से कम कुछ अच्छा करोगे आने वाले समय में, ये उम्मीद है। लेकिन कुशिक्षा जो है ये अपने आप में तुमको बर्बादी की तरफ ले जाएगा। और कुशिक्षा है, हमारे देश में कुशिक्षित लोग भर भर के हैं, अनफॉर्चुनेटली भर भर के हैं। वरना शिक्षित लोगों में इतने सारे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस नहीं होते, वरना एक पनिशमेंट में, एक क्रिमिनल को पनिश करने के लिए हमें 10 साल नहीं लगते। वी आर करप्टेड फ्रॉम विद इन, डीप विद इन अस। पीठ पीछे बात करने की आदत लग गई है, रेंगने की आदत लग गई है, जुगाड़ू बनने की आदत लग गई है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से आज ये स्थिति है कि इनइक्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो बनती है 2021 की आई है, उसमें हमारा देश का परफॉर्मेंस देख के आइए, जरा पढ़ के आइए, समझ में शर्म आएगी आपको। भारत माता की जय बोलने में शर्म आएगी। भारत माता की जय को हमें करना है, हमें भारत माता की जय में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? एक दूसरे का हाथ पकड़ के करेंगे, और हम कर सकते हैं, हमने अपने पास में किया है। ठीक है। और जो आखिरी बात है वो है सोशल चेंज। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। विवेकानंद जी कहता है कि हमारा सोशल चेंज जो है, ये कॉन्सेप्ट सोसाइटी चेंज हो रही है, चेंज इज द अल्टीमेट कांस्टेंट। और ये जो चेंज है, इसको अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सोशल चेंज को समझना चाहते हैं, तो आप किसी भी देश में चले जाइए। आप जैसे आप सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, आप रोम में चले जाइए, आप ग्रीस में चले जाइए, आप भारत में आ जाइए। जितने सारे पॉलिटिकल रिजीम बदले हैं, उसमें सोशल चेंज आपको दिखेगा कांस्टेंट। और वो सोशल चेंज में क्या दिखता है? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जात है हमारे, और ये 4 जात जो है वो ऋग्वैदिक टाइम से हैं। लेकिन ऋग्वैदिक टाइम पे ये प्रोफेशन के बेसिस पे होता था। आज के तारीख में ये इनफैक्ट लेटर वैदिक काल से ही जो है, ये तकरीबन 1000 BC से ये हेरिडिटी के नाम से होने लगा, विच इज द डिमोटिवेटिंग थिंग विच हैज डिवाइडेड द सोसाइटी। कर्म प्रधान से हम लोग जात प्रधान पे हो गए, जाति प्रधान हो गए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर्म प्रधान है, लेकिन हमारा समाज जो है वो जाति प्रधान है। हम एक दूसरे को आंकते हैं उनकी क्लास के मुताबिक, उनकी इंसानियत के मुताबिक नहीं, वो इंसान कैसा उसके लिए नहीं, है ना। तो वो कहता है कि हमारे इंडिया में जिस तरीके की डिवीजन ऑफ लेबर है, तो एक समय था जब प्रीस्ट का राज था, जब ब्राह्मण्स का राज था। उसके बाद एक और समय आया जब पॉलिटिकल हेड्स जो हैं वो क्षत्रिय बनने लगे, राजपूत बनने लगे। उसके बाद आज के तारीख में कमर्शियल लोग हैं, जिनके हाथ में कमर्शियल पावर है, वो देश चला रहे हैं। एक समय आएगा जब इन कमर्शियल पीपल, ये जो वैश्य है, इस क्लास को ओवर पावर कर देगी शूद्र क्लास, जो आज की तारीख में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिनकी संख्या 70% से ज्यादा है। आर्टिकल 15 मूवी आई थी ना,
तो इस चीज को समझें आप कि आने वाले समय में ये जो सर्विस प्रोवाइडिंग क्लास है, जिसको हम लोग हमेशा नीचा देखकर बात करते हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, उन सब के लिए आने वाले समय में वो आगे आएंगे, वो सरकार चलाएंगे, वो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करेंगे, और उसके बाद फिर ब्राह्मण आएंगे, और ये साइकिल घूमता रहेगा। ये साइकिल, जो पावर सक्सेशन है, इसी के बारे में वो बात कर रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि रिलीजन और कल्चर को इस्तेमाल करें एज अ टूल टू नेशनल टू प्रमोट नेशनलिज्म, द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, ताकि हम इस चक्कर से निकल सके, हम इस विशियस साइकिल से निकल सके, हम कर्म प्रधान देश बन सके, धर्म प्रधान नहीं। तो ये सब कुछ छोटी मोटी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। कई लोगों को हो सकता है ये वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, अगर बुरा लगे तो माफ कर देना। कोई भी इंटेंशन मेरा गलत नहीं है, लेकिन जो विवेकानंद जी कह के गए हैं और जो आज की सोसाइटी है, उसकी डायकोटोमी को बोलना जरूरी था। और उनके बर्थडे पे शत शत नमन मेरे तरफ से। जय हिंद, नमस्कार।